महीना हो गया, मैंने खुद नहीं उठाया उसको। और आप लोगों को कल पढ़ाया और आपके पढ़ाते ही वो कुछ फैक्ट हमारे भी क्लियर हो गए। हमने तो जितना पढ़ाया था वो मुझे अभी तक सही याद है, तो आप लोग को भी याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए हम मैम वो इस जो सेम सेंटेंसेस होते हैं ना मैम, जो सेम सेंटेंसेस जैसे होते हैं, जैसे वो साधना अवस्था वाला जो एक क्वेश्चन था और दो तीन तो मैम गलत टिक हो गया था, तो उसी वजह से नीचे चला जाता है ना विम्ब स्कोर, विम्ब गलती से जो। और कल्पना फैंटेसी विम्ब, ये हम लोगों ने जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा था तो उसमें पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो विम्ब ग्रहण पढ़ाते हैं। ठीक है, विम्ब ग्रहण क्या है। ठीक है मैम। ठीक है, और चलते चलते या तो फिर विम्ब को पहले देख लेते हैं फिर विम्ब ग्रहण पर आते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें फिर से क्लियर हो जाएंगी। हम्म, तो विम्ब की बात करें, विम्ब अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, इमेज का हिंदी रूपांतर है ये विम्ब। तो जिसका अर्थ क्या होता है, विम्ब का मतलब किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना अथवा मानसिक प्रतिकृति उतारना, ये क्या है, बिंब का ही रूप है। ठीक है, तो बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र होता है। क्या होता है, भाव गर्भित शब्द चित्र। चक्षु इंद्री को ही तृप्त नहीं करता जो बिंब, वो क्या करता है, अन्य इंद्रियों की भी भूख मिटाता है हमारे अंदर की। ठीक है, यानी बिंब का काम क्या है कि भाव का जगाना उसका प्रमुख कार्य है। बिंब का काम क्या है कि व्यक्ति के अंदर या शहदय या पाठक के अंदर क्या करता है, भावों को जगाना। विम्ब को परिभाषित करते हुए डॉक्टर नगेंद्र का मत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। नगेंद्र लिखते हैं विम्ब को परिभाषित करते हुए कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ठीक है, यानी कि भाव को जगाना। नगेंद्र मतलब वही लिखते हैं कि बिंब का मतलब, कि बिंब का मतलब क्या है कि शब्द और शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना के द्वारा जो निर्मित है एक ऐसी मानस छवि, कल्पना के द्वारा निर्मित जिसका मूल भाव क्या होता है, हमारे अंदर के भावों जिसके मूल भाव में भाव की प्रेरणा होती है। मूल में मतलब भावों की प्रेरणा होती है। कॉलरिज कहते हैं दे बिकम प्रूफ ऑफ ओरिजिनल जीनियस ओनली एज फॉर, मतलब हिंदी में अगर देखें तो विम्ब शब्दों में बुना वह चित्र है। कॉलेज लिखते हैं विम्ब शब्दों में बुना वह चित्र है जो कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है, वो क्या है, विम्ब है कॉलेज के अनुसार। सीडी लेविस भी लिखते हैं विम्ब को परिभाषित करते हुए, इसकी परिभाषा दी उन्होंने कि इमेज इज ए पिक्चर ऑफ मेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है। ये कौन कहता है, लिविस लिखते हैं। तो ये इनकी परिभाषाएं बिंब के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है सभी विद्वानों की। बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है, ये लिविस लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक कविता स्वयं कई बिंबों द्वारा निर्मित एक बिंब हो सकती है। बिंब को परिभाषित करते हुए केदारनाथ सिंह क्या लिखते हैं कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। इंद्रिय गुणों से क्या होता है, जिसका अनिवार्य रूप से जो संबंधित होता है। और वो लिखते हैं कि ये परिभाषा भी पूर्ण ना हुई क्योंकि कभी कभी पत्रकार भी किसी समाचार को ऐसे संवेदनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनमें इंद्रिय गुणों का समावेश हो जाता है। तो कहते हैं फिर काव्यगत बिंब और पत्रकार के बिंब में क्या अंतर हुआ, ये प्रश्न खड़ा करते हैं केदारनाथ सिंह। कि वो लिखते हैं ना कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। लेकिन कहते हैं फिर जब वो पत्रकार भी कभी कभी संवेदनात्मक रूप से ये नहीं समाचार प्रस्तुत कर देता है, तो काव्यगत बिंब और पत्रकार के बिंब में अंतर क्या हुआ। तो कहते हैं कि एक पत्रकार के द्वारा वर्णित शब्द चित्र, यानी केदारनाथ सिंह कहते हैं कि एक पत्रकार के द्वारा वर्णित शब्द चित्र में वह संवेग और वासना नहीं होती जो व्यक्तित्व प्रदान करती है, और उसमें एक प्रकार की क्या होती है, तटस्थता होती है जो उसे काव्यगत बिंब से भिन्न बनाती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया कि काव्यगत बिंब और पत्रकारिता का जो बिंब है इसमें अंतर क्या है कि जो पत्रकारिता का बिंब होता है, पत्रकार का बिंब हुआ, उसमें वासना नहीं होती, व्यक्तित्व को वो जो उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है ऐसी वासना नहीं होती, उसमें एक तटस्थता होती है। और कहते हैं काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो संवेग और वासना से उद्रिक्त होता है। तो इसका मतलब समझिए जो हमारे भावों को उद्देशित करता है, जो हमारी वासनाओं से संबंधित होता है वो बिंब हुआ।
तो बिंब के अर्थ की बात करें कि तो कहते हैं कि केदारनाथ सिंह लिखते हैं कि बिंब शब्द के अर्थ में क्रमशः कई विकास हुए। बिंब मतलब आलोचना के क्षेत्र में उसे जो अर्थ दिया गया वो अलग हुआ, और यानी और हर क्षेत्र में उसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो काव्य बिंब की बात करें तो बिंब, अगर बिंब की बात करें तो बिंब को शिल्प के साथ मतलब बिंब के आवश्यक तत्वों की बात करें तो इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, इंद्रिय बोध होता है, भावोद्रेक होता है, स्मृति, कल्पना शक्ति, संवेग, संकुलता और भाषा एवं भाषा पर अधिकार, ये सभी चीजें किसमें होती है, बिंब पर होती हैं। ठीक है, तो काव्य बिंब का मुख्य कार्य क्या होता है, काव्य में जो बिंब है उसका कार्य संप्रेषणीयता होता है। ठीक है, संप्रेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। वह कलाकार की अनुभूति और प्रमाता के बीच एक संबंध स्थापित करता है, तो वो संप्रेषण का कार्य करता है काव्य बिंब। ठीक है, तो और आगे बिंब की अगर आगे बात करें, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाएंगे, इसको मतलब इसके वर्णन पर जाएंगे। इनको हमने जब सरस्वती पांडे की पुस्तक में देखा था, नगेंद्र ने बिंब के आधार पर जो वर्णन किया बिंबों का, वो वर्णन यहाँ पर भी दिया गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब का वर्गीकरण किया है, उस आधार पर बात करें तो इंद्रियता के आधार पर, इंद्रिय आधार पर बिंब कितने प्रकार के होते हैं, दृश्य, चाक्षुष बिंब। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं और इनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट होता है, यानी कि दृश्य बिंब मतलब दृश्य बिंब मतलब जिनको हम स्पष्ट रूप से उनको देख सकें। काव्य में दृश्य बिंबों का प्रयोग अधिक मात्रा, दृश्य बिंब मतलब कि जो हमारे सामने एक तरह से चित्र उपस्थित हो जाए, एक तरह से आंखों के सामने, जैसे किसी काव्य को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि वो चित्र हमारे सामने, वो घटना उपस्थित हुई जा रही, तो वो क्या है, दृश्य या चाक्षुष बिंब हुआ। तो ऐसे बिंब कहते हैं कि दृश्य बिंब आकार वाली इंद्रिय आधार पर ये बिंब का प्रकार हुआ। एक हुआ, दूसरा हुआ श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब मतलब ऐसे बिंबों का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा जिनका होता है, यानी कान के द्वारा, जैसे वर्ण ध्वनि, वर्णों की ध्वनि हो गई, छंद, लय, तुक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, श्रव्य बिंब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंब कौन सा हुआ, इंद्रियता के आधार पर अगला बिंब हुआ तीसरा प्रकार सस्पष्ट, यानी इस कोटि के बिंब में स्पर्शजन संवेदनाओं का निर्माण होता है। स्पर्शजन संवेदनाएं मतलब जैसे कोमल, कठोर, कर्कश, ये सारी संवेदनाएं इसी प्रकार के बिंबों के वाचक रूप में प्रयुक्त होती हैं। अगला होता है गंध। इंद्रियता का मतलब जिस तरह से 5 इंद्रियां मानी गई, ठीक है, उसी तरह से ये 5 बिंब बताए गए। ठीक है, गंध मतलब जिस बिंब के काव्य रचना में कम, जो ऐसे बिंब गंध वाले जो हमारे काव्य में तो दिखाई नहीं देंगे, काव्य में तो गंध हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, तो कम दिखाई देते हैं काव्य रचना में, यानी अंग्रेजी कवि कीट्स और हिंदी के बिहारी जैसे कवियों में इस कोटि के बिंब दिखाई देते हैं। मतलब ये बिंब गंध के प्रतीक पुष्प आदि के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, गंध का प्रतीक कौन हुआ, पुष्प। जब पुष्प इन सारी चीजों का आदि का वर्णन हुआ तो ये क्या हुआ, बिंब यानी गंध बिंब कहलाए। ठीक है, स्वाद बिंब क्या हुआ, आस्वाद परक बिंब, यानी गंध बिंबों की अपेक्षा काव्य में ये अधिक दिखाई देते हैं आस्वाद बिंब। ठीक है, यानी मीठ, जैसे कि उदाहरण लिखा है कि मीठी लगे अखियान लुनाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, मीठी मतलब एक क्या है, मीठा क्या है, स्वाद हुआ। तो ऐसे बिंब ज्यादातर किसमें आते हैं, यानी ज्यादातर कहते हैं काव्य में देखने को मिलते हैं। तो ये 5 इंद्रिय बिंब हो गए 5 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद आता है अगला बिंब का प्रकार सर्जक कल्पना के आधार पर। सर्जक कल्पना के आधार पर बिंब की बात करें तो एक होता है स्मृत बिंब, दूसरा है कल्पित बिंब। ठीक है, स्मृत बिंब में कौन आता है, कल्पना के निष्क्रिय हो जाने पर जब स्मृति के द्वारा बिंब की उद्भावना होती है, यानी जब स्मृति के द्वारा उस बिंब का की उद्भावना हो तो उसे स्मृति बिंब कहते हैं। मतलब जो अतीत के अनुभव पर आधारित होते हैं वो स्मृति, यानी स्मृति जिस किसी चीज को याद करके उस चीज को यानी उसके भाव हमारे सामने आते हैं काव्य में। और कल्पित बिंब यानी सक्रिय कल्पना में प्रयुक्त होने वाले कवि प्रौढ़ोक्त सिद्ध बिंब या कल्पित बिंब कहलाते हैं। ठीक है, यानी सक्रिय कल्पना में प्रयुक्त होने वाले कवि प्रौढ़ोक्त सिद्ध बिंब या कल्पित बिंब, ये ऐसे कवि कहलाते हैं। तो ये कल्पित बिंब हो गए। तीसरा बिंब का प्रकार आया है प्रेरक या अनुभूति परक बिंब। प्रेरक बिंब मतलब जिसमें एक प्रकार होता है सरल बिंब और दूसरा प्रकार हुआ मिश्र बिंब। सरल बिंब मतलब सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब सरल बिंब कहलाते हैं। ठीक है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब क्या होता है, सरल बिंब कहलाते हैं। जैसे कि लज्जा ने घूंघट डाला, सरल बिंब का उदाहरण है, जो सरल अनुभूतियों से एक मतलब होते हैं। मिश्र बिंब क्या हुआ,
मिश्र अनुभूति का बिंब मिश्र बिंब कहलाता है, यानी लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती। ये क्या है, कई तरह के यानी मिश्र बिंबों का इसमें मिश्रण हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अगला अगला बिंब का प्रकार आता है जटिल बिंब। जटिल बिंब यानी जटिल अनुभूति का बिंब जटिल बिंब कहलाता है, जैसे कि कोमल कुशलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी। ठीक है, ये क्या है, जटिल बिंब है। ठीक है, पूर्ण या समकालिक बिंब, समाकलित बिंब। पूर्ण या समाकलित मतलब समाकलित बिंब समाकलित अनुभूति की सृष्टि करता है। निराला की राम की शक्ति पूजा, पंत की परिवर्तन कविता, ये किस बिंब का उदाहरण है, समाकलित बिंब का उदाहरण है। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना। कभी ऐसे भी क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन से अगर इस बुक से अगर कई क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिन रचनाओं का यहाँ जिक्र हो उनका दिमाग में जरूर रखिएगा। तो राम की शक्ति पूजा और पंथ की परिवर्तन, ये समाकलित बिंब का प्रयोग हुआ। काव्यार्थ की दृष्टि से बिंब के प्रकारों की बात करें तो इसके अंतर्गत एकल और संश्लिष्ट बिंब आते हैं। काव्यार्थ की दृष्टि से एकल बिंब में ऐसे बिंब अपने में जो स्वतंत्र और अन्य बिंबों के पूर्वापर संबंधों से मुक्त होते हैं, एकल बिंब कहलाते हैं। जैसे व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप। ठीक है, ये क्या है, एकल बिंब है। संश्लिष्ट बिंब, इस कोटि के बिंब में मतलब अनेक बिंब परस्पर संबद्ध रहते हैं, संश्लिष्ट। ठीक है, एकल बिंब जो अपना स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और जो पूर्वापर के संबंधों से मुक्त होता है, और संश्लिष्ट अनेक परस्पर संबंधों से जो संबद्ध रहता है अनेक बिंबों से। पंत की कविता, नौका विहार, संश्लिष्ट बिंबों का इसमें प्रयोग मिलता है नौका विहार में। ठीक है, काव्य दृष्टिपरक बिंब की बात करें तो इसके अंतर्गत वस्तुपरक और स्वच्छंद बिंब आते हैं। वस्तुपरक और स्वच्छंद, वस्तुपरक बिंबों में यथार्थ चित्र खींचे जाते हैं, जबकि स्वच्छंद बिंबों में कल्पना और सौंदर्य के चित्रों का महत्व होता है। ठीक है, वस्तुपरक यथार्थ को बताता है और स्वच्छंद कल्पना और सौंदर्य को बताता है। तो कार्ल और युंग, इन लोगों ने भी बिंब की चर्चा की। इनके अनुसार बिंब क्या होता है, कार्ल और युंग के अनुसार कि इनका संबंध मनुष्य के चिंतन और संवेदन से है। ये बिंब उसी को मानते हैं। ये बिंब रिक्त क्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी और परिवार और समाज के दीर्घ अनुवांशिक संस्कारों से लिप्त होकर चले आते हैं। यानी वो कहते हैं कि मनुष्य के चिंतन और संवेदना से मानते हैं बिंब का संबंध ये, कार्ल और युंग। और ये कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, परिवार से समाज में ये संस्कारों से लिप्त होकर ये बिंब चलते रहते हैं। और कहते हैं ये बड़े सशक्त बिंब होते हैं और हमारी सुप्त सांस्कृतिक वासनाओं को उभारने में ये बहुत समर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बिंब के। तो और एक उदाहरण के लिए इनकी बात करें तो कहते हैं कि जैसे कि मर्यादा पालन की दृष्टि से राम की बात करें तो राम की मर्यादा क्या है, एक मतलब एक तरह से संस्कृति एक समाज में फैली ये मर्यादा, पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ी, समाज के संस्कारों में लिप्त हुई। रसिकता की दृष्टि से कृष्ण की बात करें, वीरता की दृष्टि से अभिमन्यु की बात करें, शारीरिक बल की दृष्टि से भीम की बात करें, त्याग बलिदान की दृष्टि से दधीच की, ये सभी क्या है, बिंब हैं। ये जो कैसे चलते हैं, कहते हैं कि जो सांस्कृतिक वासनाओं को उभारने में मदद करते हैं, जो बड़े सशक्त होते हैं, आनुवांशिक संस्कारों में लिप्त होकर जो चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में, यानी ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये ऐसे इस प्रकार के बिंबों को कार्ल युंग ने बिंब की संज्ञा दी। ठीक है, अब बात आती है बिंब ग्रहण। तो बिंब के बारे में भी हमने पढ़ा, इमेज हिंदी का पर्याय जो हिंदी में बिंब कहा गया इमेज को। तो ऐसी रूप योजना जो मन के समक्ष वर्ण विषय को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर दे, वो क्या कहलाती है, बिंब कहलाती है। यानी एक हमारे सामने वो इमेज बन जाए, है ना, वो शब्द चित्र उपस्थित हो जाए कि मान लीजिए कोई भी वर्णन, कवि ने ऐसा वर्णन किया कि मानो पढ़ते पढ़ते लग रहा है वो सामने मेरे सामने वो चीज है, ऐसा वर्णन जब कवि कर दे वो बिंब कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर बात करें तो किसी पदार्थ का मन चित्र अथवा मानसिक प्राकृतिक किया, मतलब किसी पदार्थ का मन चित्र अथवा मानसिक प्रतिकृति किया गया है, यानी वो क्या है, बिंब कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है जिसको जिसकी मानसिक प्रतिकृति की गई वो बिंब कहलाता है। बिंब को हमने पढ़ लिया, वह काव्य केदारनाथ के अनुसार काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है। अब बात आती है बिंब ग्रहण की। तो बिंब ग्रहण की बात अगर करेंगे तो किसी वस्तु या व्यक्ति के समग्र और संश्लिष्ट स्वरूप की मानसिक प्रतीत करना बिंब ग्रहण कहलाता है। बिंब ग्रहण मतलब कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है,
उसके समग्र या संश्लिष्ट स्वरूप की मानसिक प्रतीति करना बिंब ग्रहण कहलाता है। रस मीमांसा में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं इसके विषय में। हमारा ये आधार ग्रंथ हो सकता है कि जिसमें हम बिंब ग्रहण की बात शुक्ल जी करते हैं। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, एक बिंब ग्रहण और दूसरा अर्थ ग्रहण। तो किसी ने कहा कि कमल, उदाहरण देकर बताते हैं, किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए और कुछ देर बनी रहे। इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला दिया जाए। यानी कि इनके कहने का भाव कि अगर हम कमल की बात करते हैं तो कमल को हम सीधे शब्द तौर पर भी वर्णन कर दिए, तो कमल से हमने अर्थ ग्रहण क्या ले लिया कि उसका अर्थ समझाकर काम चला दिया। बिंब ग्रहण क्या हो गया कि कमल को हमने इस रूप में प्रस्तुत किया कि जिसकी लालिमा लिए हुए सफेद पंखुड़ियां हो, झुके हुए नाल हो, इनके सहित एक फूल, इसकी ऐसे करके जब हम वर्णन करेंगे तो उसका हमारे सामने एक शब्द चित्र उपस्थित हो रहा है। चित्र हमारे सामने आ रहा है कि हाँ एक झुकी नाल है, ऐसी पंखुड़ियां हैं, लालिमा है, तो हमें लग रहा है कि हाँ वो ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, बिंब ग्रहण हुआ। तो इसका वर्णन ऐसे शुक्ल जी बताते हैं। तो ये क्या है, बिंब ग्रहण इसको कहलाते हैं। तो कहते हैं कि काव्य के दृश्य चित्रण से पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। यानी कि पहले प्रकार का मतलब संकेत ग्रहण, जो हमने बिंब की बात की, कहते हैं कि काव्य के दृश्य चित्रण में संकेत ग्रहण का प्रयोग होता है और व्यवहार और शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का जो बिंब होता है उसकी चर्चा होती है। तो 1922 में ईस्वी में काव्य में प्राकृतिक दृश्य शीर्षक निबंध लिखते समय उन्होंने लिखा था, शुक्ल जी ने, कि हमारे यहाँ आचार्यों ने संकेत ग्रह के जाति गुण क्रिया यदक्षा 4 विषय बताए। कौन कौन से? जाति गुण क्रिया और यदक्षा। तो संकेत ग्रह के कितने गुण हैं? 4। तो कहते हैं कि पर स्वयं संकेत ग्रह के 2 रूपों का विचार नहीं किया गया। कहते हैं अभिधा द्वारा ग्रहण 2 प्रकार का होता है बिंब, मतलब अभिधा द्वारा ग्रहण 2 प्रकार का बिंब होता है। एक कौन कौन सा? बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। ये बात करते हैं, कहते हैं इसकी चर्चा लोगों ने नहीं की। तो शुक्ल जी मानते हैं कि शास्त्रीय विषयों में तो अर्थ ग्रहण से काम चल जाता है क्योंकि वहां शास्त्र अर्थ की बात होती है, लेकिन काव्य में बिंब ग्रहण नितांत अपेक्षित है, यानी काव्य के लिए बिंब ग्रहण की आवश्यकता होती है। तो बिंब ग्रहण कहते हैं वही होता है जहां कवि, कहाँ होता है बिंब ग्रहण? जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति और उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट वर्णन कर देता है, वहां बिंब ग्रहण होता है। ठीक है, को जैसे अभी कमल का उदाहरण दिया गया कि हम सीधे तौर पर कमल को बात कर सकते हैं, उसके अर्थ की बात कर दी। जब हमने उसको एक बताया कि एक ऐसी नाल, ऐसे पंखुड़ियां, ऐसा कलर, तो क्या हो गया, एक उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन, उसके वर्ण का वर्णन कर दिया, आकृति का वर्णन कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो बिंब ग्रहण हो गया। ठीक है, क्लियर? बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर कहते हैं ना दृष्टि जा ही सकती है और ना ही रम सकती है। तो कहते हैं अतः जहां ऐसे पूर्ण संश्लिष्ट चित्रण मिले वहां समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलम्बन रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, तो शुक्ल जी ऐसा ये वर्णन करते हैं अपने रस मीमांसा में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बिंब की। अब आती है बिंबवाद की। तो बिंबवाद भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है कि हम पढ़ ही रहे है ना? कंटिन्यू करें? मेरे विचार से है, अगर कोई रखे हो तो देख लो जरा, सिलेबस खोल के बैठना चाहिए। वैसे मैंने लिया तो वही टॉपिक है जो इसमें है, इस पीडीएफ में वही है। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम, ये यूनिट 7 में ही तो मिलना चाहिए। चलिए, तो मैम उसमें तो बिंबवाद तो नहीं है मैम, बस बिंब तो है। चेक किया था, बिंबवाद नहीं है? नो मैम, उसमें तो नहीं है। ठीक है, देख लीजिए कल। मनोविश्लेषण, ये कल आलोचना पढ़ी थी तो उसी से इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी आलोचना पढ़ी थी। मार्क्सवाद भी पढ़े?
मार्क्सवाद तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, मिथक पढ़ ले। मिथक क्या है? मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से गढ़कर लिया गया, मिथ, ठीक है, जो उसका हिंदी प्रतिरूप बन गया मिथक। तो मिथ शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? यूनानी शब्द मिथोस से इसकी उत्पत्ति होती है, मिथ की, जिसका अर्थ क्या होता है? मिथ का मतलब मुंह से निकला हुआ, मिथक मतलब मुंह से निकला हुआ, मिथास। अतः इसका संबंध किससे हो गया? मौखिक कथा से हो गया, मौखिक कथा से इसका मतलब हो गया मिथक से। तो कहते हैं क्योंकि कथा भी सुनाई जाती है, तो इसलिए हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त या पुरा कथा, कल्प कथा, देव कथा, धर्म कथा, पुराण कथा, ठीक है, और आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, मिथक के लिए पुरावृत्त भी कह सकते हैं, पुरा कथा भी कहा जाता है, कल्प कथा भी, देव कथा भी, धर्म कथा, पुराण कथा, पुराख्यान, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिथक के लिए। तो मिथ के पूरे अर्थ का संप्रेषण लेकिन कहते हैं इनसे नहीं हो पाता है, इन शब्दों में अव्याप्ति दोष है, यानी कि या तो अतिव्याप्ति है या तो अव्याप्ति है, यानी मिथक के लिए। तो कहते हैं कि इससे पूरे अर्थ नहीं निकलते, ना धर्म कथा से मिथक का अर्थ निकलता है, ना देव कथा से किसी से ज्यादा अर्थ, तो किसी में अतिव्याप्ति है और किसी में कहते हैं अव्याप्ति है। तो लेखक कहते हैं कि इन इसलिए हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग ही समीचीन माना गया, कि ना देव कथा रखा गया, ना कल्प कथा कहा गया, हिंदी में मिथक ही कह दिया गया। ठीक है, तो मिथक का संबंध तो मिथक का संबंध आदिम लोक मानस से होता है। किससे? आदिम लोक मानस से, यानी कि सरलतम भाषा में कहें तो मिथक एक कथा है जिसमें सृष्टि और उसके उपकरणों के उद्भव, उसकी गति क्रिया और उस पर नियंत्रण, उसके अबूझ व्यापार, मूलभूत मानवीय क्रियाओं और समस्याओं, प्रतिरूपों और तत्वों, जीवन मरण आदि विहंगम विषयों को लेकर आरंभकालीन धारणाएं, चिंताएं, विश्वास और तत्संबंधी कर्मकांड को अभिव्यक्ति मिलती है। ज्यादा लंबी हो गई, फिर से देख लेते हैं। मतलब कहते हैं मिथक क्या है? एक कथा है। किस प्रकार की कथा है? जिसमें सृष्टि और उसके उपकरणों के उद्भव, यानी जो सृष्टि और उसके उपकरणों का उद्भव, ठीक है, उसकी गति क्रिया, उस पर नियंत्रण कैसे होना है, उसके अबूझ व्यापार, मूलभूत उसकी जो मानवीय क्रियाएं हैं, जो समस्याएं हैं, प्रतिरूप और तत्व, जीवन मरण आदि के विहंगम विषयों को लेकर आरंभकालीन जो धारणाएं हैं, जो चिंताएं हैं, विश्वास है, तत्संबंधी कर्मकांड को अभिव्यक्ति मिलती है मिथक में। ठीक है, तो मिथक ये कथा अपने आप निर्माण काल से तथ्य कथन के रूप में थी, यानी कि जब शुरुआत हुआ मिथक का तो क्या है, एक तथ्यों के रूप में ये कथन दिए जाते थे, लेकिन बाद में विकास क्रम में सामयिक दूरी के साथ ये प्रतीक प्रधान होती चली गई। पहले तथ्य प्रधान थी, तथ्यों को तथ्य कथन के रूप में थी, बाद में प्रतीक प्रधान होती चली गई मिथक। तो मिथक में आदिम विज्ञान, धर्म, दर्शन, कर्मकांड सभी संश्लिष्ट रूप में विद्यमान है। संक्षेप में कहें तो मिथक को आदिम मनुष्यों के मानसिक भौतिक जीवन का प्रतीकात्मक कथा संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, मिथक मतलब आदिम मनुष्यों के मानसिक भौतिक जीवन का प्रतीकात्मक कथा संग्रह मिथक है। ठीक, नगेंद्र ने मिथक को परिभाषित करते हुए लिखा कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृत घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, नगेंद्र लिखते हैं, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया प्रधान होती है, वो क्या है? हमारा मिथक है। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने इसके उद्भव और विकास को लेकर अपनी संभावनाएं सामने रखी। मानव प्रकृति की शक्तियां, व्यापारों के रहस्य को पूरी तरह से समझाने में असमर्थ होने के कारण अपनी कल्पना के माध्यम से लोगों ने कहा कि अपनी कल्पना के माध्यम से लोगों ने क्या किया कि देवी देवताओं और अति मानवीय शक्तियों का रूप व्यक्ति देता रहा, और आरंभ में मनुष्य की ये कल्पित अति मानवीय शक्तियां कालांतर में क्या बन गई? मिथक बनकर सामने आई। और इसी प्रकार धार्मिक विश्वास मिथक में अटूट संबंध होता है, यानी कि मिथक जहां पर बात आती है मिथक की, तो कहाँ किससे जोड़ दिया जाता है? धार्मिक पौराणिक चीजों से मिथक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि धार्मिक विश्वास मिथक में एक अटूट संबंध है। धार्मिक विधि विधान में जुड़े आख्यानों ने भी मिथकों का रूप ले लिया, और इनके पीछे उन रहस्यमय शक्तियों को तुष्ट करके विपत्तियों से जन समाज की रक्षा करने की एक भावना थी। तो हिंदू समाज में विभिन्न प्रकार के जो व्रत की कथाओं में इस तथ्य का परिचय मिलता है
ठीक है। और अपनी आवश्यकता का तथा स्थिति के अनुसार मनुष्य इन चीजों को क्या देता रहा, मिथक का रूप देता रहा, जो कथाएं हैं। तो लेवी स्ट्रॉस लिखते हैं कि मिथकों के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ये बताते हैं। ठीक है। और उनकी परस्पर इन्होंने तुलना भी की। और दुर्खीम कहते हैं कि मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण संचालन के लिए गढ़े गए हैं। सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन के लिए मिथक गढ़े गए। ये किसी मानव समाज की सामूहिक अनुभूतियों से उपजते हैं और उसमें एक इकाई में बांधते हैं, और ये अपने आप में समाजशास्त्री तथ्य है और समाज और तथा उसके विकास के अध्ययन में ये सहायक भी होते हैं। ठीक है। तो यानी समाजशास्त्री तथ्य है, समाज और उसके विकास में के अध्ययन में सहायक है, ये दुर्खीम मानते हैं, क्योंकि दुर्खीम कैसे थे, समाजशास्त्री थे। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मिथक समाज के विकास के अध्ययन में आवश्यक है। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण में मिथकों के अध्ययन को महत्व दिया गया। इस संदर्भ में फ्रायड लिखते हैं और जुंग, इनके सिद्धांतों में कुछ अंतर है, यानी कि ये लोग आगे मिथक संबंधी विवेचना में जुंग के मत को मान्यता मिलती है। तो मिथक के लिए जुंग लिखते हैं कि मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है। यानी वो कहते हैं व्यक्ति में, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि संस्कृति की बात है, मिथक क्या है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी समाज से चलता है। तो वही कहते हैं कि एक व्यक्ति में नहीं मिथक बल्कि समूह के मानस में इसका निर्माण होता है, जन्म होता है। वह भी चेतन मन में नहीं अचेतन मन में होता है। किसी मानव समाज के सामूहिक मानस में परंपरा से प्राप्त अनुभव संवेदना में ढलकर बिंबों के रूप ले लेते हैं। इन्हें युंग ने क्या कहा, आर्क टाइप कहा, यानी आद्य बिंब का नाम दिया। ठीक है। प्रारंभिक बिंब, देवी देवता, प्राकृत, अति प्राकृत शक्तियां, स्वर्ग नर्क की अवधारणाएं, जो भी सृष्टि के रहस्यों से जुड़ी संकल्पनाएं हैं, जादू टोने, इनको लेकर के अनेक आद्य बिंब किसी सामाजिक सामूहिक और चेतन की गहराई में कहते हैं स्थित रहते हैं। तो इसी को उन्होंने बिंब कहा, जुंग ने। ठीक है। तो वो कहते हैं कि समाज के मानस तथा संवेदना से जुड़े रहने के कारण अवचेतन या विस्मृति के गर्भ में छिपे ये बिंब या मिथक उस समाज के व्यक्तियों की भावा अभिव्यक्ति में बार बार अनेक रूपों में आते हैं। और इसलिए साहित्य में भी इसीलिए उन बिंबों की पुनरावृत्ति भी बार बार होती है, क्योंकि वो मनुष्य के अवचेतन मन और विस्मृति के गर्भ में छिपे हैं। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति की भावा अभिव्यक्तियों में बार बार आते हैं और साहित्य में भी ये इसीलिए इनकी पुनरावृत्ति होती है। तो उनके माध्यम से उस जाति के मनोविज्ञान तथा मानसिकता का इतिहास भी हमारे सामने आ जाता है। तो मिथक किसी भी संस्कृति की समझ और पहचान के लिए उपादेय हो सकते हैं क्योंकि इनमें ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित है। मानव समाज और संस्थागत विकास के रूपों के अध्ययन में मिथकों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। ये लोग फ्रायड और जुंग जैसे विद्वान ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो मिथक भाषा विज्ञान के विकास में भी मिथकों का योगदान देखा गया। रूप विज्ञान और अर्थ विज्ञान की अनेक समस्याओं को बताया गया कि मिथक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने बात करें तो मिथक को के दो वर्ग किए हैं। किस तरह से मिथक, एक प्राकृतिक मिथक हो गए, दूसरे धार्मिक मिथक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्राकृतिक और धार्मिक। तो उन्होंने धार्मिक मिथकों को दो हिस्सों में बांट दिया। धार्मिक मिथक मतलब एक तो हो गए उपास्य देवों के स्वरूप से संबद्ध मिथक। ठीक है। उपास्य देवों के स्वरूप से संबद्ध मिथक कैसे हो गए, ये धार्मिक मिथक हो गए। यानी और दूसरे हो गए कर्म कांड से संबंधित, यानी कि देवी देवताओं की उपासना से संबंधित जो मिथक हैं, एक वो हो गए धार्मिक मिथक और दूसरे हो गए कर्मकांडी संबंधी। तो दो तरह के धार्मिक मिथक हुए। ठीक है। और मिथक के अंतर्गत धर्म, लोक साहित्य, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविश्लेषण, ललित कलाएं, ये सब कुछ मिथक में आ जाते हैं। इसलिए मिथक आज की आलोचना का एक सशक्त और महत्वपूर्ण लोकप्रिय पहलू भी बनता जा रहा है। 20वीं सदी के मध्य में मिथकी समीक्षा के सिद्धांत विवेचन के साथ ही कृतियों की परख मिथक की दृष्टि से की जाने लगी। साहित्य की समीक्षा के लिए अपनाए जाने वाले मिथक के तत्वों में के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने रेनियन बेलिक का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि मिथकों से पांच तत्वों को साहित्य में ग्रहण किया गया। कौन कौन से पांच तत्व, अपनी प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, बच्चन सिंह लिखते हैं ये लिखे गए मिथकों के माध्यम से साहित्य में ये पांच तत्व आए, ऐसा बच्चन सिंह जी लिखते हैं।
अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक है, ये मिथक से आए। ठीक है। प्रसाद की कामायनी में अति प्राकृत तत्व के साथ अनुष्ठान ग्रहण किए गए। महाप्रलय की कथा थोड़े बहुत हेर फेर के साथ भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के धर्मों में भी पाई जाती है। निराला की राम की शक्ति पूजा की बात करें तो अति प्राकृत तत्वों और अनुष्ठानों का विधान किया गया। हनुमान का ऊर्ध्वगमन अति प्राकृत तत्व है। शक्ति पूजा के अनुष्ठान को प्रतीकात्मकता में कहते हैं सार्वभौम, ये सब क्या है, मिथक है। बाण भट्ट की आत्मकथा में अघोर भैरव की अवधारणा का एक अनुष्ठान है। तो ये सब क्या है, कथा बिंब के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो समय 3 मिनट बचा है, शेष अगले दिन।